नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ट्रांसफॉर्मर्स पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। ट्रांसफॉर्मर्स का परिचय या ट्रांसफॉर्मर्स का इंट्रोडक्शन। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और ट्रांसफॉर्मर्स का हमारे जीवन में क्या इस्तेमाल है। ट्रांसफॉर्मर दरअसल एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस होती है, एक ऐसी रुकी हुई मशीन होती है, एक ऐसी स्थिर मशीन होती है जिसका इस्तेमाल हम वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में करते हैं बिना फ्रीक्वेंसी को बदले। दरअसल विद्युत ऊर्जा का जनरेशन के बाद हमें उसको हाई वोल्टेज पे एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रांसमिट करना होता है, जिसके लिए हम ट्रांसमिशन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। और फिर ट्रांसमिशन के बाद हमें फिर वोल्टेज घटा के उसको इस्तेमाल करना होता है। तो ये वोल्टेज बढ़ाने और घटाने का जो सिलसिला है, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है ट्रांसफॉर्मर्स को। हमने अपने घरों के पास देखा है कि सब स्टेशंस में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगे रहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स दरअसल आने वाले वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं या स्टेप अप करते हैं जरूरत के अनुसार। हमारे घर के पास भी एक ट्रांसफॉर्मर लगा होगा जो कि आने वाले वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है और हमारे घरों तक स्टेप डाउन वोल्टेज को भेजता है। दरअसल ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में ये बहुत ही सहयोगी होते हैं, बहुत मददगार होते हैं। इन्हीं से हम वोल्टेज को बढ़ाते या घटाते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के द्वारा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ये प्राथमिक वाइंडिंग की तरफ से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करता है और स्टेप अप या स्टेप डाउन करने में मदद करता है। दरअसल ट्रांसफॉर्मर्स एक ऐसी मशीन है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने में हमारी सहायता करता है। वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि ज्यादा वोल्टेज या कम वोल्टेज इस्तेमाल के अनुसार बढ़ाए घटाए जाते हैं लॉसेस को कम करने के लिए। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हम आगे देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स कैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका क्या उपयोग है, इनका क्या अनुप्रयोग है और इनके अंदर ऐसा क्या होता है या ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं कि ये वोल्टेज को बढ़ाते या घटाते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में इस्तेमाल होते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज, आवृत्ति को नहीं बदलते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स का कार्य सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसको एक स्टैटिक मशीन कहते हैं। दरअसल ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक मशीन है, एक स्थिर मशीन है, क्योंकि इसमें कोई भी भाग ऐसा नहीं होता है जो कि घूमता है या रोटेट करता है, इसीलिए इसको स्टैटिक मशीन कहते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसीलिए इसकी दक्षता या एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ये विद्युत उपकरणों में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला डिवाइस है या यंत्र है। ये ऊर्जा को स्थानांतरित करता है और विद्युत परिपथ से चुंबकीय परिपथ में, फिर चुंबकीय परिपथ से विद्युत परिपथ में फ्रीक्वेंसी को बिना बदले बदलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी को दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विद्युत परिपथ से चुंबकीय परिपथ में और चुंबकीय परिपथ से फिर विद्युत परिपथ में बदलता है ये विद्युत ऊर्जा को बिना फ्रीक्वेंसी को बदले। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए इसके बारे में और विस्तार से समझते हैं। दरअसल
ट्रांसफॉर्मर काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। दरअसल आइए हम डायग्राम से समझते हैं। ट्रांसफॉर्मर के बाईं तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि एक प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी गई है और दाईं तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि एक सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी गई है। दरअसल ये मैग्नेटिक कोर के दो हिस्से हैं जिस पे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स को लपेटा हुआ है। ये दोनों ही वाइंडिंग मैग्नेटिक सर्किट से लिंक्ड हैं, जो कि डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाया गया है, और ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी ट्रांसफार्मर का कोर लैमिनेटेड होता है उसके लॉसेस कम करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कि इसमें लॉसेस कैसे पैदा होते हैं और लॉसेस कैसे कम किए जाते हैं। दरअसल प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी जाती है कोर के एक हिस्से में और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है कोर के दूसरे हिस्से में। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई भी वाइंडिंग से लिंक्ड कोई और कंडक्टर उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को जब काटेगा तो उसमें खुद एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब जनरेट होगा और वो सर्किट पूरा होगा तो उसमें एक करंट बहने लगेगी जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। दरअसल प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम देते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा तो इससे लिंक्ड होता है एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि लिंक्ड होता है प्राइमरी वाइंडिंग से। वो लगातार अपना डायरेक्शन या दिशा बदलता रहता है सेकेंडरी वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में। प्राइमरी वाइंडिंग से जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक कोर के अंदर रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग का काटता है। प्राइमरी वाइंडिंग से जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन लगातार, जैसा कि हम जानते हैं, बदलता रहता है। चूंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन बदलता रहता है, इसीलिए प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक्ड फ्लक्स भी चेंज होता रहता है, और ये फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग को लगातार दिशा बदलते हुए काटता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कन्वर्ट होता है इंड्यूस्ड करंट में, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट क्लोज्ड होता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत यही कहता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन अगर किसी भी उसके पास रखे कंडक्टर के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होगा तो उसमें भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और सर्किट कंप्लीट होने पे इंड्यूस्ड करंट बहने लगती है। जैसा कि हम ट्रांसफॉर्मर्स के केस में भी देख रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग से जनरेटेड करंट सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच जाता है, और ये पहुंचता है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में भी। कोर के अंदर ही मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है और इसको लैमिनेटेड किया जाता है एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, जिसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। विशेषताएं या स्पेसिफिकेशंस। प्राइमरी साइड वाइंडिंग, जो वाइंडिंग सोर्स की तरफ जुड़ी होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और जो वाइंडिंग लोड की तरफ जुड़ी होती है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। दरअसल प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो कि हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो कि हम लोड से कनेक्ट करते हैं। केवीए रेटिंग, किसी भी ट्रांसफार्मर की 1 किलोवोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है, यह केवीए रेटिंग होती है। ये इसकी दक्षता या एफिशिएंसी शो करता है। ये वो अधिकतम पावर रेटिंग होती है जिस पर ट्रांसफार्मर इकाई शक्ति गुणांक तय कार्य कर सकता है। दरअसल कोई भी ट्रांसफार्मर
जो कि हम देखते हैं उसकी खुद की एक केवीए रेटिंग होती है, वो उसी केवीए रेटिंग पर ही ऑपरेट कर सकता है। अगर हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है या स्टेप अप करना है तो हमें ज्यादा केवीए रेटिंग का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर हमें घर के अंदर ही वोल्टेज को चेंज करना है तो हमें कम केवीए रेटिंग का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना पड़ेगा। फेज की संख्या, ये 3 फेज या सिंगल फेज के होते हैं और इनके अनुप्रयोग के हिसाब से प्रयोग किए जाते हैं। दरअसल ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल सिंगल फेज या 3 फेज में किया जा सकता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स और 3 फेज ट्रांसफार्मर्स के कंस्ट्रक्शन में अंतर होता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है जिस पे ये काम करते हैं। दरअसल ट्रांसफार्मर्स अपने अनुप्रयोगों के हिसाब से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सिंगल फेज में या 3 फेज में। मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक कोर या चुंबकीय कोर, इसका उपयोग ट्रांसफार्मर्स में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें सिलिकॉन स्टील के पतले पतले परत इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि लैमिनेटेड होते हैं, जिसकी वजह से कोर की हीट काफी कम हो जाती है। इसमें 2 प्रकार के कोर प्रयोग किए जाते हैं, कोर टाइप संरचना में और शेल टाइप संरचना में। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानें। देखिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि सोर्स से कनेक्टेड है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि लोड से कनेक्टेड है। अब प्राइमरी वाइंडिंग का मैग्नेटिक फ्लक्स को एक रास्ता चाहिए जो कि फ्लक्स को अंदर ही रोकेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग को लगातार काटेगा। प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स मैग्नेटिक कोर के अंदर ही रहता है। ये मैग्नेटिक कोर और ये मैग्नेटिक कोर को हम लैमिनेट करते हैं ताकि इसमें लॉसेस कम हो, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस कम से कम हो। इसलिए हमको मैग्नेटिक कोर को जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है उसको कम से कम नुकसान हो, इसके लिए हम वाइंडिंग को लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट करके जब हम वाइंडिंग को वार्निश कर देते हैं तो इसमें नुकसान कम से कम होता है, लॉसेस कम से कम होते हैं। दरअसल मैग्नेटिक कोर एक ऐसी जगह है ट्रांसफार्मर के अंदर जहां पे मैग्नेटिक इंडक्टेंस होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी इसी कोर के अंदर सबसे ज्यादा होती है और यही लिंक करता है प्राइमरी वाइंडिंग के फ्लक्स को सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्लक्स से। और सेकेंडरी वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग का लगातार डायरेक्शन चेंज करता है, उसको काटता है, तो उसके अंदर जनरेट होता है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ चूंकि लोड की तरफ से भी सर्किट कंप्लीट होता है तो इसलिए उसमें जनरेट होता है एक इंड्यूस्ड करंट और वो इंड्यूस्ड करंट को हम बाद में इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि कोर टाइप संरचना और शेल टाइप संरचना क्या होती है। देखिए, कोर टाइप संरचना में इसमें लैमिनेटेड कोर की बाहरी इसमें लैमिनेटेड वाइंडिंग कोर के बाहर लपेटी जाती है वाइंडिंग्स। इसमें लैमिनेटेड कोर के अंदर की तरफ लपेटी जाती हैं वाइंडिंग्स। देखिए, ये जो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन दरअसल है एक कोर टाइप संरचना का। कोर टाइप और शेल टाइप की संरचना के बारे में अभी हम आगे और विस्तार से जानेंगे। लेकिन कोर टाइप और शेल टाइप 2 प्रकार की संरचनाएं इस्तेमाल करी जाती हैं ट्रांसफार्मर्स में। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें ज्यादा वोल्टेज और कम करंट या कम करंट या कम वोल्टेज और ज्यादा करंट चाहिए। इसके हिसाब से कोर टाइप या शेल टाइप की संरचना का हम इस्तेमाल करते हैं। दरअसल कोर टाइप और शेल टाइप संरचना कैसे भी हो, इसमें इस्तेमाल होने वाले मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल वही रहता है। मैग्नेटिक कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है और मैग्नेटिक फ्लक्स जब लगातार चेंज होगा सेकेंडरी वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में तो उसमें पैदा होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। कोर की विशेषताएं, इसमें वाइंडिंग को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है, इसमें कम इंसुलेशन की जरूरत होती है
और ये ज्यादा शक्ति को स्थानांतरित कर सकता है। दरअसल मैग्नेटिक कोर एक ऐसा ट्रांसफार्मर का हिस्सा है जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें मैग्नेटिक कोर मैग्नेटिक फ्लक्स को बाहर निकलने से, लीक होने से या लीकेज इंडक्टेंस नहीं होने देने के लिए डिजाइन होता है। इसमें बहुत ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बहुत कम इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादा शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए हमें मैग्नेटिक कोर को लैमिनेट करना होता है ताकि लॉसेस या हानियां कम से कम हो किसी भी ट्रांसफार्मर में। दरअसल जो विद्युत ऊर्जा एक तरफ से आई है वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दूसरी तरफ तक पहुंचे, इसका हमें ध्यान रखना होता है। किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता इसी बात से साबित होती है कि वो आने वाली विद्युत ऊर्जा को कितना दूसरी तरफ पहुंचा पाया। अगर वो कम पहुंचा पाया तो वो कम दक्ष है, और ज्यादा पहुंचा पाया तो ज्यादा दक्ष है। ये निर्भर करता है मैग्नेटिक कोर पे, इसीलिए मैग्नेटिक कोर के डिजाइन को बहुत ध्यान से चुना जाता है। ट्रांसफॉर्मर्स की संरचना या ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन, ये दो तरीके का होता है जैसा भी हमने आपको बताया, कोर टाइप की संरचना और शेल टाइप की संरचना। आइए अब हम इसको विस्तार से जानेंगे। कोर टाइप संरचना, जहां हमें उच्च वोल्टेज तथा निम्न करंट की जरूरत होती है, वहां कोर टाइप संरचना वाला ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये है कोर टाइप संरचना। कोर टाइप संरचना में हम देखते हैं कि एक ही मैग्नेटिक पाथ होता है और एक ही मैग्नेटिक कोर होता है। इस तरफ हम प्राइमरी वाइंडिंग लपेटते हैं और इस तरफ हम सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटते हैं, और ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का रास्ता। ये देखिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स इस तरह रहती हैं किसी भी कोर टाइप के संरचना के ट्रांसफार्मर्स में। वहीं शेल टाइप संरचना में हम देखते हैं कि जहां हमें निम्न वोल्टेज तथा उच्च धारा की जरूरत होती है, वहां हम शेल टाइप संरचना वाला ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये है शेल टाइप कंस्ट्रक्शन या शेल टाइप संरचना का ट्रांसफार्मर। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इस बीच के हिस्से में लपेटी जाती हैं, और इनके पास अपना अपना रास्ता होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है 5/2 और 5/2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं वो आधी आधी बढ़ जाती हैं। इसका इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पे हमें कम वोल्टेज और ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। जब हमें कम वोल्टेज और ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है तब हम शेल टाइप कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पे हमें ज्यादा वोल्टेज और कम करंट की आवश्यकता होती है वहां पे हम कोर टाइप संरचना का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ट्रांसफार्मर्स का एप्लीकेशन इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह का अनुप्रयोग है उस वक्त, या किस तरह का उपयोग हमें करना है ट्रांसफार्मर्स का। अगर हमें ज्यादा वोल्टेज का इस्तेमाल करना है तो हमें इस्तेमाल करना होता है कोर टाइप संरचना का, और अगर हमें कम वोल्टेज इस्तेमाल करना है तो हमें इस्तेमाल करना होता है शेल टाइप संरचना का। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको अंग्रेजी के ए लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। दरअसल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसी भी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स का रेशियो होता है। देखिए, यहाँ पे N1 वाइंडिंग है नंबर ऑफ टर्न जो कि किए गए हैं प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ, और N2 टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न जो कि किए गए हैं सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ। तो N1/N2 होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी नंबर ऑफ टर्न से जनरेट होते हैं आपका वोल्टेज। तो जो वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ होता है बटे जो वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ होता है, उसके रेशियो को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। इसी तरीके से जो करंट सेकेंडरी की तरफ होता है अपॉन जो करंट प्राइमरी की तरफ होता है, उसे भी हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। दरअसल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसी भी ट्रांसफार्मर के टर्न्स का रेशियो, या उसके वोल्टेज का रेशियो, या उसके करंट के रेशियो पे निर्भर करता है। देखिए, किसी भी ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से हम ये समझते हैं कि वो स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम ये देखते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग कम होती हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा होती हैं। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ज्यादा आता है और कम आता है, सॉरी। और किसी भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए चूंकि प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा होती हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग कम होती हैं, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उनका ज्यादा आता है। तो अगर किसी भी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ज्यादा है तो वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सॉरी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और किसी भी ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर ज्यादा कम आता है तो वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। N1 N2 यहाँ पे टर्न्स की संख्या है जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे लपेटी गई हैं। ट्रांसफार्मर की इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। दरअसल हर ट्रांसफार्मर की एक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन पे ट्रांसफार्मर काम करता है और ये इक्वेशन होती है 4.44 गुणे उसकी फ्रीक्वेंसी गुणे नंबर ऑफ टर्न्स गुणे उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया गुणे उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की एक ट्रांसफार्मर इक्वेशन होती है जो कि होती है 4.44 गुणे फ्रीक्वेंसी गुणे नंबर ऑफ टर्न गुणे एरिया गुणे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दरअसल किसी भी ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ आएगा, ये जानने के लिए हमें इस इक्वेशन का या इस समीकरण का इस्तेमाल करना होता है, जो कि होती है 4.44 गुणे उसकी फ्रीक्वेंसी गुणे नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या गुणे उसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है गुणे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेंसिटी है वो कितनी है, इनको आपस में गुणा करके हम ये निकाल सकते हैं कि कितना वोल्टेज प्राइमरी की तरफ और कितना वोल्टेज सेकेंडरी की तरफ होगा। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में EMF इक्वेशन बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है उसका, और इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके प्राइमरी या सेकेंडरी एंड पे कितना वोल्टेज होगा ये निकालने के लिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, इसमें ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच को वोल्टेज को बढ़ाता है, इसीलिए इसे स्टेप अप कहते हैं। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से ज्यादा होती हैं। दरअसल जब भी कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है तो उस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग्स प्राइमरी वाइंडिंग से ज्यादा होते हैं। देखिए, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग्स चूंकि प्राइमरी वाइंडिंग से ज्यादा हैं, इसीलिए ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप या बढ़ाने के उपयोग में आता है। इसी तरीके से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स के उल्टे तरीके से काम करता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग्स की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या से ज्यादा होती है, इसीलिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है और ये वोल्टेज को घटाता है। कोई भी ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटाएगा उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या से ज्यादा होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या इसमें प्राइमरी वाइंडिंग से कम होती है, इसीलिए ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। हमारे घर के पास जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, क्योंकि वहां पे वोल्टेज को कम करने की आवश्यकता होती है। एक और तरीके का ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। ये पावर डिवाइस को पावर सोर्स से पृथक करता है तथा विद्युत उपकरणों की सुरक्षा भी प्रदान करता है विद्युत उपकरणों को। ये इलेक्ट्रिकल नॉइज को कम करने में सहायक भी होता है। दरअसल जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि इलेक्ट्रिकल नॉइज को कम करने में इस्तेमाल होता है। जो भी नॉइज आ रही है प्राइमरी एंड से वो सेकेंडरी
एंड पे ठीक कर ली गई है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल करके। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग में भी किया जाता है और इन ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल सर्विसिंग में भी किया जाता है। इसके बिना टेस्टिंग और सर्विसिंग काफी असुरक्षित हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल चिकित्सा उपकरणों में भी किया जाता है। दरअसल जब भी हम कोई ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं तो वो स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल हम प्राइमरी एंड से और सेकेंडरी एंड तक आइसोलेशन प्रदान करने के लिए भी करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल सर्किट दूर रहे और विद्युत धारा एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंच भी जाए। इसके लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल करते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 होता है और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स की संख्या भी बराबर होती है। ये इसके अनुप्रयोग पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसका मुख्य इस्तेमाल नॉइज को कम करना और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आइसोलेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। कोई भी दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आपस में ना मिलने या ना जुड़े, इसके लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों की टेस्टिंग करते हैं तो हमें आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल करना होता है, ताकि उन जो उपकरण हम टेस्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से दूर रहें और दोनों में ही बराबर विद्युत ऊर्जा आए। ट्रेनिंग समरी या प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने जाना ट्रांसफॉर्मर्स का परिचय जाना, हमने ट्रांसफॉर्मर्स के कार्य सिद्धांत के बारे में जाना, उसकी कोर और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। हमने जाना आज टर्न रेशियो या टर्न अनुपात के बारे में और ईएमएफ इक्वेशन के बारे में, जो कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर की 4.44 गुणे फ्रीक्वेंसी गुणे नंबर ऑफ टर्न्स गुणे एरिया गुणे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। फिर हमने जाना ट्रांसफॉर्मर्स के प्रकार के बारे में, स्टेप अप, स्टेप डाउन और आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। प्रयुक्त संदर्भ नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट चेन्नई, बुक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स थियरी निमी पैटर्न, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जेपी गुप्ता, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थियरी निशा शुक्ला, circuitglobe.com। आज मैंने ट्रांसफॉर्मर्स पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपके भविष्य हेतु ये प्रशिक्षण मददगार होगा। धन्यवाद।